अब अमेरिका से भारत वापस भेजे गए अवैध प्रवासियों की बात करते हैं। कल तक पूरा देश बात कर रहा था कि आखिर किस तरह कोई भी देश अपने यहां रहने वाले अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन लेता है। कई लोगों ने कानून का हवाला देते हुए इसे जायज भी ठहराया, लेकिन जिस तरह से अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा गया है उस पर आज संसद से सड़क तक फिक्र हो रही है, क्योंकि 104 भारतीयों के लिए 35 घंटे की उड़ान न सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक थी बल्कि कई मानसिक यातनाएं देने वाली थी। उनमें से कईयों को यह भी नहीं पता था वो कहां जा रहे हैं। उनको लग रहा था कि किसी डिटेंशन कैंप में भेजे जा रहे हैं। हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे। तस्वीरें देखिए सर, एक एक चीज हम बताने वाले हैं। अमेरिका से भारतीयों की वापसी की तस्वीरें आज देश के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। ये वीडियो आज भारत में लाखों लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच गया है। इस वीडियो को गौर से देखिए। इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, पैरों में जंजीरें थी। ये छोटे छोटे कदमों से C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री कार्गो प्लेन पे चढ़ रहे थे। इस वीडियो में दर्द है, तकलीफ है, बेइज्जती है, आंसू है, निराशा है और कभी ना पूरे होने वाले सपने हैं। क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका जाने के लिए बेशक गलत रास्ता चुना, लेकिन इनके साथ क्रूरता वाला व्यवहार किया गया। यह वीडियो यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने जारी किया है। यह वीडियो पोस्ट करते हुए माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने लिखा, यूएस बॉर्डर पेट्रोल और उसके सहयोगियों ने अवैध एलियंस को भारत वापस भेज दिया। यह मिलिट्री हवाई जहाज से अब तक की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी। हम इस मिशन से अवैध प्रवासियों को वापस भेजकर और इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अगर अवैध रूप से बॉर्डर पार करोगे तो इसी तरह वापस भेज दिए जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में अवैध प्रवासियों को कई बार एलियंस कहा था और यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ ने भी अवैध प्रवासियों के लिए एलियन शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन जिस तरह से अमेरिका से भारतीयों की वापसी हुई है उस पर आज सारा देश सवाल कर रहा है। टेक्सास से अमृतसर तक की 35 घंटे की उड़ान किसी यातना से कम नहीं थी। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बच्चों को छोड़कर विमान में सभी को हथकड़ी लगाई गई थी। अमेरिका से लौटे भारतीयों को 40 घंटे तक हथकड़ी में रखा गया। कार्गो प्लेन में बिठाने से पहले सभी के पैरों को भी जंजीरों से बांधा गया। सभी भारतीयों के शरीर पर भी जंजीरें लटकी हुई थी। प्लेन में खाने के लिए भी भारतीयों के हाथ नहीं खोले गए। उड़ान के दौरान अनुरोध करने पर भी शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। कई लोगों को कार्गो प्लेन में घसीट कर ही शौचालय जाना पड़ा। कुछ लोगों ने दावा किया है कि अमेरिकी क्रू के कुछ सदस्य शौचालय का दरवाजा खोलते थे और लोगों को धकेलते। कल तक ऐसा लग रहा था कि इन भारतीयों की उड़ान आरामदायक रही होगी, लेकिन आज इनकी कहानियां सामने आ रही हैं तो यातनाओं वाली इस उड़ान के से जो है फिक्र होना जायज है। चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका किस देश के साथ कर रहा है। उस देश के साथ जिसके अमेरिका से संबंध घनिष्ठ हैं, जो सबसे कम टैरिफ अमेरिका पे लगाता है। उस देश के साथ जिसके प्रधानमंत्री को स्टेट गेस्ट बनाकर इनवाइट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑप्टिक्स के लिए किस हद तक जा सकते हैं, सोचने वाली बात। अमेरिका से जिस तरह से भारतीयों की वापसी हुई है उस पर आज सड़क से लेकर संसद तक फिक्र देखने को मिली है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। संसद परिसर में विपक्ष ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। कई सांसदों ने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे जिन पर लिखा था, हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान यही, न्याय दो जंजीर नहीं। जबकि कुछ प्ले कार्ड्स पर लिखा था, ह्यूमंस नॉट प्रिजनर्स। धर्मेंद्र यादव समेत कुछ सांसदों ने हाथों में हथकड़ियां पहनी हुई थी। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे भी लगाए। वहीं संसद के बाहर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इनमें से कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। कई विपक्षी सांसदों ने तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का जिक्र करते हुए घटना की निंदा की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, बहुत बातें हो गई कि पीएम मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजा जाए? वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल किया। ये सपना दिखा रहे थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, पर अब सरकार मौन है। अमेरिका ने भारतीयों को बेड़ियां लगाकर दास की तरह भेजा है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? सरकार महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बचा पाई। आज ये सब संसद परिसर में हुआ, लेकिन संसद के अंदर भी भारतीयों की अमेरिका से वापसी का मुद्दा गूंजा है, खूब गूंजा है। कांग्रेस ने कहा कि आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी हुआ है, सपने जमीन पर।
हाथ में हथकड़ी और स्वाभिमान धूमिल हो गया है। यह पहली बार नहीं है कि भारतीयों का वहां से डिपोर्टेशन हुआ, लेकिन हां, जिस तरीके से डिपोर्टेशन हुआ है यह अपने आप में एक चिंताजनक कृत्य है। इसका जवाब डिप्लोमेसी के जरिए दिया जाएगा या कैसे दिया जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत सक्षम है जवाब देने के लिए, यह हमें अच्छे से पता है। आज विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी सामने आए। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 वर्षों में अमेरिका से 15,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। विदेश मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन शशि थरूर ने भी आज संसद में एक सवाल उठाया। शशि थरूर ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हमारे लोगों को डिपोर्ट किया गया। इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सुनना थोड़ा अटपटा है कि उन्हें जबरन सैन्य विमान में वापस लाया गया, हथकड़ी लगाई गई। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें कमर्शियल फ्लाइट पर बिठाकर वापस भेजना चाहिए था। जो सवाल शशि थरूर ने उठाए, ऐसे कई सवालों के जवाब आज विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में दिए। इस पर हमने खास आपके लिए विपक्ष के प्रश्नों और विदेश मंत्री के उत्तर वाली फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है। हमें उम्मीद है कि इससे आपको आज भारतीयों की वतन वापसी पर हुई राजनीति के सभी उत्तर मिल जाएंगे। विपक्ष ने प्रश्न किया कि क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है? सरकार ने उत्तर दिया, हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की। विपक्ष ने प्रश्न किया, भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई? सरकार ने उत्तर दिया कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। विपक्ष ने प्रश्न किया कि पीएम मोदी और ट्रंप की कैसी दोस्ती जो डिपोर्टेशन नहीं रोक पाई? सरकार ने उत्तर दिया, अमेरिका से भारतीयों की वापसी वर्ष 2009 से जारी है। विपक्ष ने प्रश्न किया कि भारतीय नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव क्यों? इस पर सरकार ने उत्तर दिया, हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। विपक्ष ने प्रश्न किया कि क्या सरकार जानती थी कि अमेरिका से 7.25 लाख भारतीयों को निकाला जाएगा? इस पर सरकार ने उत्तर दिया, अधिकारियों को वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए। अमेरिका की हथकड़ी और उस पर भारत में हो रही सियासत पर फिक्र की फाइट वाली ये रील आप जरूर देखिए। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement, ICE. मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा जाए? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, ये कोई तरीका है क्या? भारत सरकार ने जितने भी चीज़ें उपलब्ध थी उससे उन सब चीज़ों को त्वरित कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने फैशन बना लिया है कि हर चीज़ पर वो उसके विपरीत अर्थ निकालते हैं, तो ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए। ये भी क्या हो रहा है फिर? ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? इस तरीके से उनको बंधक बनाकर भेजना ये स्वीकार्य नहीं है। छोटे छोटे देश भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और हमारे देश ने अब तक आपत्ति तक नहीं जताई है। अमेरिका से भारत आने के बाद 104 लोग अपने अपने घरों को लौट गए। अब उनकी सच्चाई सामने आ रही है। केस स्टडीज जिसे कहते हैं। देखिएगा जरा, किसी ने एजेंट को 45 लाख रुपए देकर अपने बेटे को अमेरिका भेजा। तो कोई अपना घर बेचकर गया था, किसी को धोखे से डंकी रूट से अमेरिका भेजा गया, तो कोई किसी के बहकावे में आकर चला गया। अब अमेरिका से वापस लौटने के बाद कुछ लोग तो शर्मिंदगी की वजह से सामने नहीं आ रहे, तो वहीं कुछ लोग अपनी आपबीती सुना रहे हैं।
अमेरिका से वापस आने वालों में लुधियाना के जगराव की रहने वाली सरबजीत कौर भी हैं। सरबजीत का कहना है कि वो कानूनी तरीके से अमेरिका गई थी, उनके पास 2 वर्ष का लीगल वीजा था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अमेरिका से वापस भेज दिया गया। जिस काम के लिए वो अमेरिका गई थी वो अधूरा रह गया। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। करनाल के रहने वाले आकाश को भी वापस भेज दिया गया। उन्हें अमेरिका जाने के लिए 65 लाख रुपए खर्च किए थे। 6 से 7 लाख रुपए का खर्च अलग से आया था। वो कहते हैं कि उन्हें एजेंट ने धोखा दिया। आकाश के पिता का देहांत पहले ही हो चुका है, अब वो ऐसे एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमेरिका से वापस आने वालों में सुखपाल सिंह और हरविंदर सिंह नाम के 2 भाई भी हैं। दोनों भाई नम आंखों से अपने परिवार से मिले। उन्होंने बताया कि वो अमेरिका में काफी दयनीय हालत में थे। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिका में पकड़े जाने के बाद कई दिनों तक उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा गया और काफी दर्द सहना पड़ा। ऐसा ही कुछ गुरदासपुर के रहने वाले जसपाल सिंह के साथ भी हुआ। जसपाल ने बताया कि उन्हें डंकी रास्ते से पहले इंग्लैंड भेजा गया, इसके बाद अमेरिका भेजा गया। वो जनवरी में गया था, वहां 11 दिन रहा, तभी बॉर्डर पेट्रोलिंग ने उसे पकड़ लिया और उसी समय से उसे हथकड़ी पहना कर रखा गया। उसने कहा कि वो अब कभी अमेरिका नहीं जाना चाहता। अमेरिका से वापस लौटे लोगों की ऐसी 104 कहानियां हैं। आप भी दर्द, तकलीफ और पीड़ा से भरी फिक्र की ये रील देखिए। कुछ नहीं उन्होंने दसिया रीजन, कुछ नहीं, ना कोई बयान हुई, कुछ नहीं रीजन दसिया। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 नंबर 'ਚ ਹੀ ਜਾਓ, 2 नंबर ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ चुनो। जैसे जी रूट क्या था आपका, किस रूट से गए थे आप? मैं रूट पनामा। कितने दिन लगे आपको पहुंचने? मेरे को इथों दुबई, मेरे एजेंट ने मेरे को ये बोल के लेके गए थे कि आपको ब्राज़ील से यूएसए का वीज़ा लगवाएंगे, पर वो झूठ मार के लेके गए मेरे को। एजेंट का सानू कोई पता नहीं, लुधियाने साइड तो दसदे जी ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, 1-2 ਲੱਖ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਪਈ ਯਾਰੀ ਦੋਤੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ कि वो जो बच्चा भेजा हमने, इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापिस आना पड़ा। इसमें सरकार की भी विफलता है। हमारा कोई लड़का हो 58% नंबर ले रहे हो, दूसरा कोई लड़का हो 33 ले रहे हो, उन्हें नौकरी मिलेगी। हम कहाँ जाओगे? विदेशी जाओगे करेंगे, एक आधा किला और देख के चल जाएंगे। फिर उत्थे बेटे तुहानू पता बच्चे जवान, उन्हें उत्थे ही अपने एजेंट नाल गल कर ली, फोन करता, चलो पैसे का अरेंजमेंट करना है, तुहानू पता छोटी भाई वाले को कितने पैसे होंगे। तो ये दुबई के एजेंट के माध्यम से गया था? हाँ दुबई। तो फिर आपने पैसा, कितना पैसा लगाया? पैसा मुझे लग गया 60 लाख रुपए में पहुंच गया। फिर जमीन बेच दिया? चलो कहाँ। अब वो खबर जो आपकी जिंदगी और आपके परिवार की फिक्र से जुड़ी है। ये रिपोर्ट मुंबई के पास नवी मुंबई में हुए रोड रेज में एक इंजीनियर शिव कुमार शर्मा की हत्या से जुड़ी है, जिसमें मर्डर का हथियार बना एक हेलमेट। तस्वीरें देखिए आप जरा। राज्य के मंत्री नितेश राणे का दावा है कि मर्डर में 2 मुस्लिम युवकों का हाथ है। इस हत्याकांड से जुड़ा 10 सेकंड का एक वीडियो आया है जो आपको विचलित कर सकता है। इस वीडियो में हरे और काले रंग के पठानी सूट पहने 2 युवक दिख रहे हैं। दोनों शिव कुमार को पकड़कर खड़े हैं। इनमें हरे रंग का पठानी सूट पहने युवक शिव कुमार शर्मा के सिर पर हेलमेट मारता दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप। कहा जा रहा है कि शिव कुमार के सिर पर हेलमेट तब तक बरसाए गए जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हेलमेट के वार से उनके सिर में खून का थक्का जम गया था। अक्सर हम जब घर से निकलते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गाड़ी आराम से चलाना, सड़क पर किसी से झगड़ा मत करना। ये कहते वक्त उनके मन में ऐसे ही रोड रेज का एक डर सा रहता है। हमारे देश में सड़कों पर मामूली सी बात पर लोगों में हत्याएं हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि उन्हें यह दर्द ना झेलना पड़े। आज यही दर्द
45 वर्ष के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिव कुमार शर्मा के घर वाले महसूस कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए 10 टीमें तैयार की हैं, जिनमें पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को भी शामिल किया गया है। 20 से ज्यादा सीसीटीवी के वीडियोस की जांच हो चुकी है। कुल 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी आरोपियों को गिरफ्तार करने में दिन रात जुटे हैं। हालांकि वारदात के 90 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। स्कूटी का नंबर भी ठीक से पता नहीं चल पाया क्योंकि क्राइम स्पॉट पर सीसीटीवी फुटेज धुंधला है। लेकिन नवी मुंबई के खारघर इलाके से हुई इस घटना में सिर्फ रोड रेज का ही एंगल नहीं, बल्कि अब इसने मजहबी मोड़ भी ले लिया। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। नितेश राणे के मुताबिक जिन 2 मुस्लिम युवकों ने मामूली सी बात पर शिव कुमार की हत्या की, वो मुस्लिम समुदाय के मजहबी सम्मेलन इज्तिमा से लौट रहे थे, जिसका आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच खारघर में किया गया था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम युवक, मौलाना और मौलवी शामिल हुए थे। आरोप है कि 2 फरवरी को इस कार्यक्रम से निकलने के बाद कुछ मुस्लिम युवकों ने सड़क पर उत्पात मचाया। इसी दौरान शिव कुमार भी मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, जबकि उनकी हत्या करने वाले दोनों आरोपी स्कूटी पर थे। दावा है कि बाइक पर सवार शिव कुमार ने आरोपियों की स्कूटी को सिर्फ ओवरटेक किया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने शिव कुमार का पीछा किया, उन्हें रोका और झगड़ा बढ़ने के बाद उनके सिर पर हेलमेट से इतने हमले किए कि उनकी जान चली गई। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर इज्तिमा जैसे मुस्लिम सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनका आरोप है कि इस सम्मेलन में युवाओं को भड़काऊ भाषण देकर 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने का निर्देश मिला था और इसी निर्देश के तहत शिव कुमार की हत्या की गई। पुलिस की शुरुआत की जांच में 80% तक यही पता चला है कि दोनों आरोपी इज्तिमा से ही आ रहे थे। इज्तिमा में बदइंतजामी थी, बेवजह हजारों लोग सड़क पर घूम रहे थे। खारघर रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। इस मामले में हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने न केवल क्राइम स्पॉट पर जाकर चीजों की तफ्तीश की, बल्कि उन्होंने मारे गए इंजीनियर शिव कुमार के भांजे से भी बातचीत की, जो उनके साथ रहते थे। टीवी 9 भारतवर्ष को उन्होंने क्या बताया, जांच में क्या पता चला, ये समझने के लिए न्यूज रील देखते हैं। ये वही क्राइम स्पॉट है जहां पर स्कूटी से जा रहे 2 आरोपियों ने मोटरसाइकिल से जा रहे शिव कुमार रोशनलाल शर्मा की हत्या कर दी। यह हत्या हेलमेट से की गई है। ये जो हेलमेट है, ऐसे ही एक सफेद रंग का हेलमेट था और सफेद रंग के हेलमेट से शिव कुमार रोशनलाल शर्मा के सर पर तब तक मारा गया जब तक वो मूर्छित नहीं हो गए। के बाद दोनों आरोपी जो स्कूटी पर आए थे, ऐसी ही स्कूटी पर बैठकर वो निकल गए। वो एकदम शांत मिजाज के आदमी थे। कभी किसी सामने वाले की भी गलती होगी तो खुद सॉरी बोल के निकल जाते थे। कभी किसी पे चिल्लाए नहीं, भड़के नहीं, बहरहाल पे कभी ऐसा कुछ नहीं। वो जो 2 अक्यूज़ हैं वो फरार है। 96 आवर्स ऑलमोस्ट होने आए हैं और अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं। हमें बस ये चाहिए कि हमें न्याय मिले जल्दी से जल्दी। इज्तिमा जमात नाम के जो संगठन है उसको बैन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्या उधर भाषण होते हैं जिसके वजह से हिंदुओं को मार डाला जाता है, खिलाफ उनको हाथ उठाने का काम होता है। तो ऐसे तरीके के कोई भी प्रोग्राम महाराष्ट्र में होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इज्तिमा इतनी अच्छी चीज़ है। वहाँ इज्तिमा जहाँ हुआ उसके अगल बगल के सारे नॉन मुस्लिम लोग उसमें शामिल थे, सब खुश थे इसके अंदर। इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अब अगर किसी ने किसी को पीट के मार दिया है तो उसकी इंक्वायरी करो, उसको जेल में डालो, सजा दो उसको। नितेश राणे जाने जाते हैं हर चीज में धर्म का एंगल जोड़ने के लिए और हर चीज को उसी रंग से देखने के लिए। क्या वो ये जवाब देंगे कि जिस सरकार में वो मंत्री हैं, उस सरकार का ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जिसको वो धर्म से जोड़ रहे हैं? अब जरा चुनावी राज्य दिल्ली की फाइल खोलते हैं, लेकिन फिक्र की इस फाइल की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। दिल्ली के मुस्लिमों ने किसे वोट दिया? आमतौर पर धारणा यह है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन दिल्ली चुनाव में मामला जरा दूसरे किस्म का लग रहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ मौलाना साजिद रशीदी ने दावा किया है कि अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। उनके इस बयान ने चुनावी पंडितों को चौंका दिया। खुद मौलाना साजिद रशीदी ने कल वीडियो जारी करके दावा किया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आपको आंकड़ों के आधार पर दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स वाली पूरी पिक्चर दिखाएंगे।
दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मेरे समाज को जिस तरह से डराया जा रहा है बीजेपी का नाम लेकर, और मेरा समाज जिस तरह से डरकर जिंदगी जी रहा है हिंदुस्तान में, मैं अपने समाज से उस डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट देना ऐसा नहीं है कि मैंने किसी अछूत को हाथ लगा दिया है, मैंने किसी अछूत को वोट दे दिया। बीजेपी अछूत नहीं मुसलमानों के लिए, और ना मुसलमान किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है। कांग्रेस को वोट देकर, समाजवादी को वोट देकर, आम आदमी पार्टी को वोट देकर मुसलमानों ने अपना एक दायरा सीमित कर लिया है, और आज कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझती है कि ये तो जा ही नहीं सकते, बीजेपी को तो ये वोट ही नहीं दे सकते। जब तक ये परसेप्शन नहीं टूटेगा, देश से नफरत खत्म नहीं हो सकती। और अब आते हैं मुस्लिम वोटरों पर। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में मुस्लिम वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अगर ये एक तरफा वोट करें तो पार्टी बढ़त बना लेती है। आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि दिल्ली में क्या है पूरा कॉम्पोजिशन। देखिए, दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम आबादी है ये, लेकिन 2011 का सेंसस है। अभी एक्सपेक्टेड है कि करीब 15 से 16% है। 2 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 50% है, और 6 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। उनमें से एक सीट ऐसी है जिसपे सबसे बड़े मार्जिन से, मतलब दूसरे सबसे बड़े मार्जिन से, ओखला से आम आदमी पार्टी के अमरतुल्ला खान जीते थे पिछली बार। 2020 में 35% मुस्लिम आबादी वाली सभी 6 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। एक का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अगर 2020 के नतीजों से दिल्ली चुनाव को समझने की कोशिश करें तो CSDS के मुताबिक दिल्ली में 70 में से 8 मुस्लिम बहुल सीटें हैं। सभी 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में मुस्लिमों की वोटिंग इतनी ज्यादा एक तरफा थी कि मुस्लिम बहुल 8 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। पूरी दिल्ली की बात करें तो मुस्लिमों के 83% वोट आपको मिले थे, 83%। वैसे इस चुनाव में दिल्ली के 2020 वाले दंगे की छाया भी रही। AIMIM ने ओखला और मुस्तफाबाद से हिंसा के आरोप में जेल में बंद 2 व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। एक्सपर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि ओखला में शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन ने मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचा है। ये दोनों AIMIM के उम्मीदवार हैं। अगर दंगों वाली सीटों का हिसाब समझें तो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर भले ही 60.44% वोटिंग हुई हो, लेकिन सबसे ज्यादा 66.25% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिले में रहा। जिस मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा हुई वहां करीब 69% वोटिंग हुई है। अब सिर्फ 35 घंटे बाद यह क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में जहां कम और जहां ज्यादा वोटिंग हुई है वहां कौन जीत रहा है। लेकिन इस सवाल पर आज नेताओं के बीच काफी चर्चा हुई कि मुस्लिमों का असली रहनुमा कौन है। ये सरकार ना मुसलमानों के लिए है, ना हिंदुओं के लिए है, ना किसी और धर्म और जाति के लिए है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाते हैं। यदि धर्मवाद, जातवाद और क्षेत्रवाद ना हो और पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग ना हो तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी की हैं और राज्य की योजनाएं और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर से लाभान्वित लोग यदि अपने परिवार सहित बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव जीत जाए। 100 के 100% लोग एक से नहीं हो सकते, लेकिन ये अफसोस है सबका साथ सबका विकास करने वाले बीजेपी वो भी तो सोचे। अगर कुछ मुसलमान उन्हें वोट दे रहे हैं तो क्यों नहीं सोचते वो मुसलमान के बारे में, क्यों मुसलमान के खिलाफ काम करते हैं। सभी के मन में ये बात आ गई थी कि दिल्ली रहने लायक शहर नहीं बचा है, और यदि दिल्ली को बचाना है तो एक अवसर भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। दिल्ली में वोटिंग के एक दिन बाद एक्सिस माई इंडिया ने भी एक सर्वे जारी किया है। वैसे तो इसमें सभी जाति और वर्ग के वोट शेयर दिए गए हैं। अनुमान लगाया गया है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा 48% वोट बीजेपी को मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को 42% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है। अगर मुस्लिमों के वोट प्रतिशत का सर्वे देखें तो 74% मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान है, यानी मुस्लिमों का एक तरफा वोट अरविंद केजरीवाल के साथ दिख रहा है। 15% के साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस और 5% के साथ बीजेपी चौथे नंबर पर। यह एक्सिस माई इंडिया का सर्वे का अनुमान है।
असली आंकड़े तो नतीजे के आने के बाद ही पता चलेंगे। और फिक्र में अब बात देश के वक्फ की अवैध संपत्तियों की करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या समेत 5 जिले ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा अवैध संपत्तियां हैं। जेपीसी ने उत्तर प्रदेश की ऐसी वक्फ संपत्तियों का जिलेवार ब्यौरा लोकसभा स्पीकर को सौंपा। आप भी देखिए, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में अयोध्या में 3652 संपत्तियां दर्ज हैं, जिसमें से 2116 सरकारी संपत्ति हैं। इसी तरह शाहजहांपुर में करीब 2579 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसमें 2371 सरकारी संपत्तियां हैं। रामपुर में 3365 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसमें से 2363 सरकारी संपत्ति हैं। जौनपुर में 4167 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, जिसमें करीब 2096 सरकारी संपत्ति।